राधे राधे, राम राम। देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी टेट और सी टेट के लिए, ठीक है। हमने कल तक आपको कई क्लासेस करा दी हैं, जिससे आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट मिला होगा, और नहीं मिला हो तो आप उसमें बेनिफिट लीजिए, ठीक है, पढ़िए उन्हें। ओके, अब आपका 28 नवंबर को पेपर है भैया यूपी टेट का, तो आपको अच्छी तरह पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ यूपी टेट में हम लोग CDP देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? CDP, ठीक है, CDP देख रहे हैं। तो इसमें कुछ टॉपिक्स हम लोगों ने क्लियर किए हैं, कल भी आपने पढ़ा, और आपने कल वक्र भी देखे, ठीक है, वक्र ग्राफ भी देखे, कैसे कैसे ग्राफ होते हैं, सीखने के क्या क्या ग्राफ होते हैं। तो आज हम टॉपिक लेकर रहे हैं कि अधिगम का अर्थ क्या है। मतलब हम लोग अधिगम अधिगम सुनते रहते हैं, तो अधिगम का अर्थ है क्या, अधिगम का मतलब है क्या, क्या होता है अधिगम, ठीक है। तो हम लोग ये देखेंगे अधिगम का अर्थ क्या है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, और अधिगम को प्रभावित करने वाली या अधिगम की प्रभावशाली विधियाँ कौन कौन सी हैं, ठीक है, हम वो देखेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके यूपी टेट में, ठीक है। तो आप इसे ज़रूर देखिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात कि अधिगम का अर्थ क्या है। अधिगम का जो अर्थ है ना, उसका मतलब होता है सीखना या सिखाना। अर्थात ये कि एक व्यक्ति का जब तक जीवन चलता है ना, जब तक ज़िंदगी चलती है ना, तब तक वो सीखता ही रहता है। और जो ये कह दे कि मैंने सब सीख लिया है, तो सच कहूँ तो उससे ज़्यादा मूर्ख कोई नहीं दुनिया में। क्योंकि अधिगम तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ये सार्वभौमिक है, यानी यूनिवर्सल है। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया रेगुलर चलती ही रहती है, सीखना कभी ख़त्म होता ही नहीं है। लेकिन वास्तविक सीखने का अर्थ क्या है? अधिगम का मतलब है सीखना, ठीक है, ध्यान रखना, अधिगम का मतलब है सीखना या सिखाना। जब किसी चीज़ के सीखने या सिखाने से आपके व्यवहार में परिवर्तन हो जाए, ठीक है, जब किसी चीज़ के सीखने या सिखाने से आपके व्यवहार में परिवर्तन होने लगे और वो परिवर्तन नज़र आने लगे, तो वही है अधिगम। क्या है? अधिगम। जैसे अब देखिए, हम यहाँ बोलते हैं आपको, जैसे वीडियो बनाते हैं हम स्टार्ट में बोलते हैं राधे राधे राम राम, बोलते हैं ना ऐसे। तो हो सकता है आप में से 2-4 बच्चे हमें लौट कर राधे राधे और राम राम बोलते हैं। तो आप यहाँ सीख रहे हैं और आपके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है। जहाँ आप सबसे पहले हर टीचर के सामने गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और इस तरह के शब्द का प्रयोग करते थे, और राम राम और राधे राधे कहने में ये शर्म आती थी कभी कभी कुछ बच्चों को कि हम ये बोलेंगे तो हम गंवार दिखेंगे, हम ये बोलेंगे तो लोग हमें गंवार समझेंगे। देखिए, इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है, लेकिन ये एक्चुअलिटी है। यदि हम किसी पढ़े लिखे के सामने राम राम कह देते हैं या राधे राधे बोल देते हैं, तो ये महसूस होता है कुछ स्टूडेंट्स को या कुछ लोगों को कि ये गंवार है या फिर हम गंवार हैं, ऐसा लगता है। लेकिन एक बात बताऊं, भगवान का नाम कभी गंवार नहीं होता है। ये तो अपनी संस्कृति है, अपनी सभ्यता है, जिसको हमें संजोए रखना है, बनाए रखना है। हमें पता होना चाहिए कि भाई हम इसी भारत के हैं, हम कहीं ब्रिटेन और USA से नहीं आए हैं, हम इसी भारत के हैं, और भारत में हमेशा हमारे भगवान को पूजा जाता है। तो जब दुनिया के लोग अपनी संस्कृति को हमारे देश में फैला सकते हैं, तो हम अपनी संस्कृति को दुनिया में क्यों नहीं फैला सकते भाई। और पता है, कुछ लोग जो शर्माते हैं ना भगवान के नाम को लेने में, राधे राधे राम राम करने में, नमस्कार करने में, तो ये समझना वही लोग फिर अपने देश की सभ्यता को, संस्कृति को कहीं ना कहीं नीचा गिरा देते हैं, और दूसरे की सभ्यता को इस तरह हावी कर लेते हैं हर एक के सामने बस वही गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट बोलिए, ये अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ अपनी सभ्यता, संस्कृति को नहीं भूलना है हम लोगों को ना, ये बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ हम सीख रहे हैं अधिगम का मतलब क्या है। अधिगम का मतलब है सीखना, सिखाना। जब हम सीखने और सिखाने से, जब हम कोई चीज़ सीखते हैं ना, जो निरंतर हमारी ज़िंदगी में क्रियाएँ हो रही हैं, उनसे हम सीख रहे हैं, कुछ लोगों से हम सीख रहे हैं, या कुछ बालकों को हम सिखा रहे हैं, या जो भी क्रियाएं होती हैं, ठीक है, सीखना और सिखाना जिससे व्यवहार में परिवर्तन हो, वही अधिगम कहलाता है। ये अधिगम का अर्थ ही है। कोई पूछे अधिगम का अर्थ क्या है? अधिगम का अर्थ होता है भैया सीखना, ठीक है, या सिखाना, और ऐसा सीखना सिखाना जिससे व्यवहार में परिवर्तन हो। तो जब हम यहाँ राधे राधे राम राम बोलते हैं, तो आप में से कुछ बच्चे बोलते हैं ना मैं राम राम राधे राधे, तो बड़ा खुशी होती है। चलो, यहाँ कम से कम कुछ तो अपनी संस्कृति है, बोल तो रहे हैं कम से कम। और यही हमारा उद्देश्य है कि आप अपनी संस्कृति और सभ्यता को छोड़ें ना। आप कहीं भी चले जाओ, लेकिन अपनी सभ्यता, संस्कृति को हमेशा साथ लेकर जाना है, ठीक है। तो देखिए, ये व्यवहार परिवर्तन है, ठीक है, यही अधिगम है। आप जो भी सीख रहे हो, सिखा रहे हो, बस सीखना सिखाना ऐसा हो जिससे आपके व्यवहार में परिवर्तन हो जाए, ठीक है, वही अधिगम कहलाता है। और ये कैसी प्रक्रिया है?
ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। जब बच्चा पैदा होता है ना तब से और जब तक रहता है इस दुनिया में तब तक वो सीखता ही रहता है, तब तक वो सीखता ही है। जब पैदा होगा तो अपने आसपास के लोगों यानी अपने परिवार से सीखेगा, अपनी माँ से सीखेगा, अपने पिता से सीखेगा, वो सबसे सीखता रहता है। और जब वो बड़ा होता है तो अपने पूरे आसपास के जो लोग होते हैं, अपने जो उसके फ्रेंड्स होते हैं और भी लोग होते हैं आसपास, उन सब से सीखता है, ठीक है। तो ये कैसी प्रक्रिया है? ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें ये रुकता नहीं है, थमता नहीं है, लगातार चलता रहता है ये प्रोसेस, ऐसा है, ठीक है। और ये क्या, सार्वभौमिक यानी कि यूनिवर्सल है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके ही यहाँ सीखने की प्रक्रिया चलती हो, कहीं और नहीं चलती हो। ये सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल, चारों तरफ ये प्रोग्राम चलता है, ठीक है, सीखने सिखाने का। और क्या है? अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। इसमें अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होता है। जब कोई व्यक्ति सीख जाता है ना तो उसको एक अनुभव आ जाता है कि मैंने ये काम किया तो मुझे अनुभव आया, वो फिर उससे वो सीख गया, और सीख गया तो व्यवहार में परिवर्तन हो गया। अब देखो इसका एक एग्जाम्पल देते हैं हम। एक छोटा सा बालक है, ठीक है, एक छोटा सा बालक है, उसने देखा कि कहीं पर एक दिया जल रहा है, ठीक है। और जैसे उसने देखा दिया जल रहा तो अब वो चलते चलते, छोटा सा बालक घुटनों केवल चला और दीपक के पास पहुँच गया। उसने जलते हुए दीपक की लौ को छुआ और उसका हाथ जल गया। जैसे उसका हाथ जला तो वो समझ गया कि यहाँ कुछ चक्कर है, यहाँ मुझे दोबारा नहीं छूना है। तो उसने क्या किया, उसे अनुभव मिला उस चीज़ का कि मैंने उस जलते हुए दीपक को पकड़ा तो मेरा हाथ जल गया। अब क्या हुआ, जैसे उसका हाथ जला तो वहाँ से वो हट गया। लेकिन अब जब वो दूसरे दिन उस जलते हुए दीपक को देखेगा तो उसके पास वो जाने से कतराएगा, और एक बार चला भी गया तो उसकी जो लौ निकल रही होगी ना, उसे छूने से कतराएगा। तो अब क्या हुआ, देखिए, उस बच्चे को अनुभव मिला ना, उसने अनुभव के द्वारा सीखा ना, और जब अनुभव उसे प्राप्त हो गया कि यहाँ मैं हाथ लगाऊंगा तो मैं जल जाऊंगा, तो ऐसा अनुभव जब प्राप्त हुआ तो उसके व्यवहार में परिवर्तन हो गया। अब वो उस लौ को छुएगा नहीं, अब वो उस जलते हुए दीपक को छुएगा नहीं, बस पास जा सकता है, क्योंकि उसे अनुभव हो गया है कि यहाँ छूने से मेरा हाथ जल जाएगा, क्योंकि मेरा जल चुका है कल, इसलिए अब अनुभव तो उसे हो गया। लेकिन अब उसका व्यवहार परिवर्तित हो गया कि वो अब उस दीपक के पास दोबारा नहीं जाएगा, और जाएगा तो उसे छुएगा नहीं, ठीक है। तो ये होता है अधिगम का अर्थ, ठीक है। अधिगम का मतलब क्या होता है? सीखना या सिखाना, और ऐसा सीखना सिखाना जिससे व्यवहार में परिवर्तन हो जाए। और एक कैसी प्रक्रिया है? ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये कभी ख़त्म नहीं होती, यूनिवर्सल है ये, ठीक है। और ये एक्सपीरियंस पर डिपेंड करती है, ओके, और ये आपके बिहेवियर में चेंज करती है। तो ये है अधिगम, ठीक है। अब देखिए, जो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं ना, वो कौन कौन से हैं, मतलब कौन कौन से ऐसे कारक हैं, ऐसे कौन कौन से रीज़न हैं जो आपके सीखने की प्रक्रिया को धीमा करते हैं या तेज़ करते हैं या उसमें परिवर्तन लाते हैं, उसे इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है। तो कारक तो बहुत सारे हैं देखा जाए तो, लेकिन मेनली ये वाले कारक हैं जिन्हें आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, ठीक है। इसमें जो पहला कारक लिखा है वो लिखा है स्वास्थ्य एवं उम्र। अब देखिए, आपका स्वास्थ्य अच्छा है और आपको कोई टीचर पढ़ा रहा है या आपको कोई भी व्यक्ति सिखा रहा है, आप एकदम फिट हो, बढ़िया हो, तो आप अच्छी तरह सीख जाओगे, क्योंकि आपका उस समय आपका शरीर भी सही है, आपको कहीं दर्द नहीं है, आपको कोई परेशानी नहीं है, आप किसी टेंशन में नहीं है, मतलब कुल मिलाकर आपका शरीर स्वस्थ है, आप अच्छे हो, तो आप सीखने की जो प्रक्रिया होगी ना वो तेज़ होगी, आपकी अधिगम की जो प्रक्रिया होगी ना वो तेज़ होगी, ठीक है। तो याद रखना, इसमें स्वास्थ्य का बड़ा महत्व है। यदि आपके कहीं दर्द है, परेशानी है और आपको कोई कुछ सिखा रहा है तो आपके कुछ भी पल्ले नहीं पड़ना है, क्योंकि आप पहले से परेशान हो, आपको खुद एक गोली की ज़रूरत है, आप सीखोगे क्या फिर? आपको तो गोली खानी है ना, आपको दर्द हो भाई, पहले दर्द मिटाओगे या फिर इन सारी चीज़ों को सीखोगे? तो क्या है, बात यह है कि आपका स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है, तो इसमें स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण है। अब स्वास्थ्य के साथ उम्र। अब एक छोटा सा बालक है, 5 साल का बालक है, 5 साल के बालक को आप बड़े बड़े प्रवचन दे दो, ठीक है, या बड़ी बड़ी कहानियाँ सुना दो, या फिर बड़े बड़े लेक्चर दे दो और उनसे फिर उससे कहो, उससे ये सोचो कि वो सीख जाएगा, या आप इंग्लिश के बहुत बड़े बड़े ट्रांसलेशन दे दो, टेंस दे दो, या ऐसी चीज़ दे दो जो वो सीख नहीं पाएगा, ठीक है। तो आपने उम्र देखी नहीं, आपने हाई स्कूल के बच्चे को भी उतना ही दे दिया और आपने नर्सरी के बालक को भी दे दिया, तो क्या वो सीख पाएगा? नर्सरी का बालक नहीं सीख पाएगा ना, वो इसलिए नहीं सीख पाएगा क्योंकि उसकी उतनी, एक तो उम्र नहीं है, दूसरा उसके अंदर मैच्योरिटी नहीं बढ़ी है। उम्र भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है आपके सीखने में, जितना एक बड़ा बालक सीख सकता है उतना एक छोटा बालक नहीं सीख सकता भाई। तो इसमें अधिगम को प्रभावित करने वाले ये कारक हैं कि आप
उम्र ऐसी हो आपकी जो सीखने लायक हो, ठीक है। सीखते तो सब हैं, लेकिन उसकी उम्र के अनुसार ही सिखाया जाए। 5 वर्ष का बालक है तो उसे ABCD 1 2 3 छोटा बड़ा जो भी सिखाना है उसके हिसाब से सिखाया जाए, ठीक है। और बड़ा बच्चा उसको उसके क्लास के हिसाब से सिखाया जाए। तो यहाँ पर अधिगम को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उसमें स्वास्थ्य बहुत बड़ा कारक है, उम्र बहुत बड़ा कारक है, और फिर क्या है, अभिक्षमता यानी कि एबिलिटी। सेकंड पॉइंट देखिए, अभिक्षमता यानी कि एबिलिटी। अब किसी बच्चे की जो अभिक्षमता है, कैपेसिटी यानी कि एबिलिटी उसकी कमज़ोर है, कम है, ठीक है, और आप उसको भरपूर ज्ञान देना चाहते हो, तो क्या वो स्वीकार कर पाएगा? तो क्या वो ले पाएगा? नहीं ले पाएगा ना। आपको उसकी योग्यता के अनुसार, उसकी बुद्धिमत्ता के अनुसार, उसके अनुसार आपको पढ़ाना पड़ेगा ना, तभी तो वो उसके ग्रहण कर पाएगा। तो सीखने को प्रभावित करने वाले कारकों में अभिक्षमता बहुत बड़ा रोल अदा करता है, ठीक है। अभिक्षमता योग्यता के अनुसार, उसकी एबिलिटी के अनुसार, उसकी कैपेसिटी के अनुसार यदि बच्चे को सिखाया जाए तो बच्चा सीखता है। लेकिन आप कैपेसिटी से अबव बात करोगे, उससे बहुत ऊपर बात करोगे या उससे बहुत नीचे बात करोगे तो बच्चा सीख नहीं पाएगा सही से, ठीक है। उसके अनुसार आपको सिखाना पड़ेगा, और बच्चा अपनी एबिलिटी के अनुसार ही सीखता। बच्चा क्या, बड़े क्या, सब लोग ऐसे सीखते हैं, ठीक है। चलिए, तीसरा है सीखने की तत्परता। ये बहुत ज़रूरी है भाई। ये क्या है, रेडीनेस ऑफ लर्निंग, ठीक है। इसमें सीखने में तत्परता। अब आप किसी को खूब सारा सिखा रहे हो, खूब ज्ञान दे रहे हो, ठीक है। आप किसी से कह रहे हो बेटा बाजा बजा ले, बाजा बजा ले बेटा, बाजा बजा ले। आपने एक उसके लिए टीचर भी लगा दिया ताकि वो बाजा सीख जाए, लेकिन आप बच्चे के अंदर मन ही नहीं है, वो तैयारी नहीं है, वो तत्पर ही नहीं है उस सीखने के लिए, तो क्या वो सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा। आप बच्चे से कहो बेटा ट्यूशन पढ़ लो, आप खूब पढ़ लो, खूब पढ़ लो, लेकिन बच्चे का मन ही नहीं पढ़ाई में, तो क्या वो पढ़ेगा? नहीं पढ़ेगा ना। तो भैया सबसे बड़ी बात, सीखने के लिए तत्परता होनी चाहिए, वो जिज्ञासापन होना चाहिए, वो जिज्ञासु स्वभाव होना चाहिए, सीखने के लिए तैयारी होनी चाहिए उसके मन में ना। तो ये सीखने की जो तत्परता है ना, ये भी बहुत बड़ा रोल अदा करती है अधिगम को प्रभावित करने में, ठीक है। यदि सीखने की तत्परता जिन लोगों में होती है वो जल्दी सीखते हैं और ज़्यादा सीखते हैं, ठीक है। आपको भी ज़्यादा सीखना होगा तो आपको भैया इसके लिए रेडी रहना पड़ेगा पढ़ने के लिए। हम कहें आपका UP टेट का एग्ज़ाम है, तैयारी कर लो, तैयारी कर लो, खूब हम हाँकते रहें डिंग, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। हम खूब कहते रहे आपसे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं जब तक आप रेडी नहीं हो तब तक, ठीक है। तो सीखने की तत्परता होनी चाहिए। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में सीखने की तत्परता यानी कि रेडीनेस ऑफ लर्निंग बहुत आवश्यक है, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट है एनवायरनमेंट यानी कि वातावरण। वातावरण क्या है? जब आप पढ़ते हो या कुछ सीखते हो तो एक उसके हिसाब से जो वातावरण बनता है ना, उसका अलग ही मज़ा है। आप बैठे हो पढ़ने के लिए और बाहर हल्ला हो रहा है, बारात आ रही है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, तो क्या आप सीख पाओगे? आप पढ़ पाओगे? कहीं ट्यूशन चल रहा है और बाहर खूब बैंड बाजे बज रहे हैं, खूब बड़े बड़े गाने बज रहे हैं, और ऐसे गाने बज रहे हैं जिन पर आपका ध्यान सीधे पहुंच रहा है, तो क्या आप सीख पाओगे? नहीं सीख पाओगे ना। लेकिन एक ऐसा स्थान जहाँ बैठे हो, टीचर आपके सामने आपको पढ़ा रहे हैं और बहुत सुंदर स्थान है, जैसे अच्छे से हवा आ रही है, आपको गर्मी भी नहीं लग रही, परेशानी भी नहीं हो रही, आपका शरीर भी स्वस्थ है, आप सीखने के लिए तत्पर भी हैं, आप इस योग्य भी हैं कि आप सीख पाएँ। तो जब पूरा वातावरण मिलता है ना, तो सीखने में फिर आनंद आता है और परेशानी नहीं होती सीखने में, यानी कि अधिगम वहाँ तेज़ गति से होता है फिर, ठीक है। तो अधिगम वातावरण भी अच्छा होना चाहिए, सीखने की तत्परता भी होनी चाहिए, और योग्यता के अनुसार अब एबिलिटी भी होनी चाहिए ना, जितना आप सिखा रहे हो बच्चा सीख रहा है कि नहीं सीख रहा उसके अनुसार, और स्वास्थ्य और उम्र, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं, ठीक है। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में आती हैं। और क्या है ये देखिए, फिफ्थ पॉइंट, अभिवृत्ति अथवा प्रवृत्ति यानी कि एटीट्यूड क्या है। अब आपके मन में आपका है रूड एटीट्यूड। सपोज करो एक छोटा सा बालक है, ठीक है, उसके मन में वो है रूड एटीट्यूड वाला, एकदम क्रुद्ध स्वभाव वाला, एकदम क्रुद्ध स्वभाव वाला। आप समझाओ उसे राम का चरित्र, तो क्या वो बहुत जल्दी समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा ना। उसे आपको प्यार से समझाना पड़ेगा, उसे आपको बार बार समझाना पड़ेगा, तब वो जाकर समझेगा। तो इसमें अभिवृत्ति भी बहुत बड़ा रोल अदा करती है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में। सीखना तभी अच्छा हो पाता है जब सीखने वाला तत्पर हो और उसका एटीट्यूड पॉजिटिव हो, नेगेटिव ना हो, पॉजिटिव हो। पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा तो पॉजिटिव सीखेगा, वो सकारात्मक चीज़ें सीखेगा, और उसका एटीट्यूड रहा नेगेटिव, हाँ, परेशानी भरा, टेंशन देने वाला, तो वो अधिक नहीं सीखेगा, क्योंकि वो अपनी ईगो में फंसा रहेगा। ईगो और इड के बारे में हम लोग बात करेंगे, एक और चैप्टर है बड़ा मज़ेदार, उसमें बात करेंगे, ठीक है। यहाँ आप क्या सीख रहे हैं कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। तो अधिगम यानी कि सीखने को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, ये यही है आपका स्वास्थ्य, आपकी उम्र, ठीक है, आपकी अभिक्षमता, सीखने की तत्परता, वातावरण,
अभिवृत्ति अथवा प्रवृत्ति, यानी कि आपकी अभिवृत्ति, एटीट्यूड आपका अच्छा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और आप अपने अभिवृत्ति के अनुसार ही सीखते हो। याद रखना, आप सीखते वही हो जो आप सीखना चाहते हो। यदि आप अच्छे हो तो आप अच्छी चीज़ें ही सीखना चाहोगे, और आपके मन में यदि कुछ गलत चल रहा है तो आप गलत ही सीखोगे और गलत ही सोचोगे। ऐसा होता है। तो इसलिए कहते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, जिससे आप भी खुश रहो, अच्छा सीखो, और दूसरे भी आपके व्यवहार से खुश रहें। ठीक है, चलिए आगे पॉइंट है इसमें परिपक्वता। वही बात जो हमने थोड़ी देर पहले कही थी कि सीखने के लिए एक मैच्योरिटी का आवश्यक होना ज़रूरी है। हाँ, एक मैच्योरिटी होना ज़रूरी है। छोटे से बालक को आप बड़ी बड़ी चीज़ें सिखाओगे, बच्चा नहीं सीख पाएगा ना। आप 3rd क्लास के बच्चे को हाई स्कूल के सवाल करने के लिए दे दोगे तो क्या वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। वो बहुत बड़ी बात है कि एक आध कोई निकल आता है, लक बाई चांस कोई बालक ऐसा निकल आता है जो बहुत ब्रिलियंट होता है, उसकी बात नहीं करेंगे हम। यहाँ एक नॉर्मल वे हम अपनाएंगे, बात करेंगे कि हर चीज़ को सीखने के लिए एक मैच्योरिटी की आवश्यकता होती है। जब बच्चा थोड़ा मैच्योर होता है ना तो वो ज़्यादा सीख पाता है। तो सीखने को प्रभावित करती है ये मैच्योरिटी भी। ठीक है, ध्यान रखना। और सीखने की विधि क्या है, ये बहुत बड़ा रोल है सीखने की विधि का। कुछ लोग तो आपको जब कोई चीज़ सिखाएंगे तो वो इस तरह बताएंगे, सरल चीज़ को भी बहुत ज़्यादा टफ करके, कि आप समझ ही ना पाओ। बच्चे के सामने यदि किसी ने कहा कि देखो ये आसमान में देखो ये तारे हैं, अब बच्चे ने कहा ऊपर कैसे पहुँचे, तो अब आपने डांट दिया, अरे ऊपर क्या सीढ़ी लगा के थोड़ी ना पहुँचोगे, कैसे पहुँचोगे? हाँ, यहाँ से जाओगे, वहाँ आप हवाई जहाज़ में बैठोगे और हवाई जहाज़ में से गिर गए तो कैसे पहुँच पाओगे? हाँ, मतलब आपने ऐसी ऐसी चीज़ें बता दी, आपने ऐसी ऐसी बता दी कि बच्चा डर गया, अब वो हवाई जहाज़ में बैठना तक नहीं चाहता है। ठीक है, अब बैठना नहीं चाहता वो। लेकिन आपने जब प्यार से समझाया, बेटा आसमान में जो तारे होते हैं ना, आप चाहो ज़मीन पर भी ला सकते हो। अब बच्चा कहेगा सर कैसे ला सकते हैं? तो आपने नीचे एक थाली रखी, थाली में पानी भर दिया और तारों की रोशनी दिखा दी पानी में, तो बच्चा कहेगा हाँ सर आपने कहा कि आसमान के तारे ज़मीन पर आ सकते हैं, आपने बुला दिए। मतलब आपने कुछ सिखाया उसे। कुल मिलाकर इसका कहने का मतलब ये था कि सीखने की विधि, प्रोसेस बहुत डिपेंड करती है अधिगम पर, यानी कि सीखने पर। तो सीखने और सिखाने की विधि ऐसी सरल होनी चाहिए जिससे बच्चा बहुत प्यार से सीखे, इंजॉय करते हुए सीखे। ऐसा नहीं कि डर बैठा दो उसके दिमाग में, अरे अरे तुमने ये कर दिया, अरे तुमने वो कर दिया, या तुम ये नहीं कर पाओगे, तो ये बड़ा गड़बड़ काम हो जाता है। हाँ, और बस बच्चे से हमेशा ये कहो बेटा अच्छा काम है और आप इसे कर पाओगे, आप इसे करो। तो सीखने की विधि इजी होती है तो बच्चे अच्छी तरह समझ पाते हैं, और टफ होती है तो उन्हें मुश्किल होता है। इसलिए सीखने की विधि का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर, किसमें? अधिगम में। ठीक है, सीखने की प्रोसेस क्या है, क्या प्रोसेस है, कैसे ये विधि है, कैसे सीखना चाहिए। ठीक है, कोई टफ तरह सिखाता है और कोई इजी वे में सिखा देता है। सिखाते सब वही हैं, लेकिन किसी का तरीका कुछ टफ होता है, किसी का इजी होता है। ठीक है, तो इसका बहुत बड़ा रोल है इसमें, याद रखना। प्रभावित करने वाले कारक चल रहे हैं, और जो मेन फैक्टर है जो इफ़ेक्ट करता है लर्निंग को, वो है भैया बुद्धि। क्या? बुद्धि। ये ऐसा मनोवैज्ञानिक है भाई, ये ऐसा कारक है जो पूरी तरह से सीखने की प्रवृत्ति को ही बदल देता है, पूरी तरह से। कैसे पूरी तरह से? कैसे? एक तरफ तो ये सारे कारक और दूसरी तरफ ये एक, कहता है ना एक तरफ राम और दूसरी तरफ गांव बराबर है। खैर राम की बराबरी कोई नहीं कर सकता, लेकिन कहते हैं ऐसा। तो क्या है, देखिए जब बुद्धि काम नहीं कर रही तो ये सारे फैक्टर कितना भी कुछ भी करते रहे कोई मतलब नहीं बनता इनका। सबसे बड़ी चीज़ होती है आपकी बुद्धि की, आपकी बुद्धि काम करना चाहिए, क्योंकि जब बुद्धि काम करती है ना तभी सीखना अच्छा लगता है, तभी सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। लेकिन जब बुद्धि ख़राब है तो बिना बुद्धि के वो कुछ नहीं समझ पाता ना। कुछ डल होते हैं, कुछ और मूड होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा मंद बुद्धि होते हैं ना, तो उन बच्चों को नहीं समझ आती सारी बात। तो मुख्य चीज़ है इसमें बुद्धि। ठीक है, अधिगम को प्रभावित करने के लिए बहुत बड़ा रोल अदा करती है बुद्धि। यदि बुद्धि ही नहीं तो बच्चा कुछ नहीं सीख पाता है, इसलिए यहाँ बुद्धिमत्ता का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, बहुत बड़ा रोल। तो ये थे अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। इनमें से आपको कुछ भी समझ नहीं आया हो तो प्लीज़ आप पूछिएगा, कमेंट बॉक्स में बोलिएगा। ठीक है, इतना आपने पढ़ लिया है। अब देखिए, अब ये अधिगम की प्रभावशाली विधियाँ। अच्छा, अधिगम की प्रभावशाली विधि कौन सी है, यानी कि ऐसे हम कौन सी विधि अपनाएं जिससे बच्चा जल्दी सीख जाए, जिससे बच्चा सीख जाए। ठीक है, तो कौन कौन सी प्रभावशाली विधियाँ हैं? बच्चा कैसे सीखता है? बच्चे के सामने आप कोई काम करके दिखा दो,
कि बेटा ऐसे 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 करो, तो बच्चा भी फिर वैसा ही करेगा। यानी कि करके सीखना सबसे ज़्यादा परफेक्ट विधि ये है, प्रभावशाली विधि ये है अधिगम की। बच्चा जब अपने हाथों से करता है किसी काम को तो वो सीख जाता है, वो उसके छोटे छोटे पार्ट्स को भी सीख जाता है जो वो आपके बताने पर नहीं सीख रहा था। आपने देखा कि आपने किसी बच्चे को कोई चैप्टर पढ़ा दिया, आपने किसी बच्चे को भगत सिंह का पाठ पढ़ा दिया, ठीक है, क्लास में आप खड़े हो, आपने बच्चे को भगत सिंह का पाठ पढ़ा दिया कि भगत सिंह ऐसे थे वैसे थे, आपने पढ़ा दिया, लेकिन वो आपकी बातों को सुनकर इतना नहीं सीखा। पर आपने जब अपने स्कूल में 26 जनवरी पर या 15 अगस्त पर कोई प्रोग्राम कराया तो आपने उस बच्चे को भगत सिंह बना दिया और आपने कहा कि बेटा तुम भगत सिंह हो, भगत सिंह ऐसे रहते हैं ऐसे रहते हैं, आपने उसको वही रोल दे दिया। तो अब वो समझ गया कि हाँ भगत सिंह ऐसे थे। अब वो छवि उसके दिमाग में ज़िंदगी भर के लिए बैठ जाएगी, वो कभी नहीं हटेगी। तो वो करके सीख रहा है। यहाँ पर उसने खुद रोल अदा किया, वो समझ गया कि ऐसे थे भगत सिंह, ऐसे थे, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, वो सब समझ गया। तो यह करके सीखने की विधि है, ठीक है। क्या है? करके सीखना। ये बहुत प्रभावशाली होता है करके सीखना, बच्चे अधिकतर इसी से ज़्यादा सीखते हैं, ठीक है। सेकंड है अनुकरण करके। अनुकरण करके कैसे? अनुकरण का मतलब हम आपको बता चुके हैं कई बार। अनुकरण का मतलब होता है नकल करके सीखना। जब आप शिक्षक हो, ठीक है, आप क्लास में बच्चों को ABCD बुलवा रहे हो, जैसे देखते हो प्राइमरी स्कूल में जब बच्चे पढ़ते हैं तो टीचर पहले बुलवाते हैं A B C ऐसे बुलवाते हैं ना, तो ऐसे ही बच्चे फिर पीछे बोलते हैं, फिर बच्चे सीख जाते हैं और सीख जाते हैं, फिर उन्हीं में से कुछ बच्चे निकलते हैं और वही बच्चे दोबारा से वही रिपीट करते हैं, फिर उनसे और बच्चे सीखते हैं। यानी कि ये एक प्रभावशाली विधि है। कौन सी? अनुकरण विधि। बच्चे ऐसे भी सीखते हैं और ऐसे बहुत जल्दी सीखते हैं। एक तो मुख्य है करके सीखना, अपने हाथों से करते हैं तब सीखते हैं। दूसरा अनुकरण करके सीखते हैं, यानी नकल करके सीखते हैं। नकल ही तो है कि टीचर ने कुछ बोला फिर बच्चे ने उसको रिपीट कर दिया, तो नकल करके सीख रहे हैं बच्चे, ठीक है। ये एक प्रभावशाली विधि है सीखने की, ठीक है। तीसरी है निरीक्षण। निरीक्षण में क्या होता है? बच्चे ने कोई काम किया और काम करने के बाद वो उसका स्वयं निरीक्षण कर रहा है कि मैंने ये काम सही किया या नहीं किया। यानी कि यहाँ जो स्टूडेंट है वो स्वयं ही टीचर भी है और स्वयं ही स्टूडेंट भी है। यहाँ बच्चा, जैसे बच्चे को कोई टास्क दिया जाए करने के लिए कि बेटा आप ये काम करके लाना, अब बच्चे ने वो काम कर लिया लेकिन उसे नहीं पता सही है गलत है, अब वो निरीक्षण करेगा। टीचर उससे कहेगा बेटा इसको देखो आपने सही किया गलत किया है, तो वो निरीक्षण करेगा और उसमें देखेगा कि मैंने एप्पल की स्पेलिंग में ई तो लगा ही नहीं। तो अब क्या होगा? जब उसे लगता है कि हाँ ये गलत मैंने कर दी तो दोबारा उसे करेक्ट करेगा। यानी कि यहाँ अपने किए हुए काम को स्वयं निरीक्षण करेगा अपने काम का, ठीक है। तो ये भी सीखने की एक प्रभावशाली विधि है। और यहाँ फोर्थ विधि है परीक्षण करके। परीक्षण यानी कि प्रयोग करके, ये प्रयोगशाला विधि से रिलेटेड है। आप किसी बच्चे को किसी कार्य का प्रयोग करने के लिए दे दो, ठीक है, प्रैक्टिकल करने के लिए दे दो। जैसे ये समझिए कि छोटी छोटी बेटियां हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं, ठीक है। आपने उनसे कहा कि बेटा रोटी ऐसे बनाते हैं कि पहले आटा होता है, आटे को आप चलनी से छान लेते हैं, फिर आटे को गूंथ लेते हैं, फिर रोटी बना देते हैं बेल कर और उसमें डाल के तवे पर डाल के रोटी बना देते हैं। आपने सारी विधि बता दी, ठीक है। लेकिन बच्चा कैसे सीखेगा? बच्चा ऐसे सीखेगा जब आप होम साइंस का प्रैक्टिकल कराओगे और कहोगे कि बेटा आज आपका प्रैक्टिकल है, जो हमने आपको विधि बताई थी ना, अब आप उसे करके दिखाओ कि रोटी कैसे बनाते हैं, बनाकर दिखाओ। तो अब वो बच्चे कैसे सीखेंगे? उन्हें वो याद है जो आपने बताया था, लेकिन उन्हें पूरा एक्सपीरियंस नहीं था। अब उन्होंने प्रक्रिया वही की, क्रिया वही की, पर वो सही से नहीं कर पा रहे हैं, बना नहीं पा रहे। लेकिन जब आपने कहा बेटा करो प्रैक्टिकल, क्योंकि हमने आपको बताया था ना और आप इसे सीखोगे, तो बच्चे प्रैक्टिकल करने लगे। अब रोटी बनाने की सारी विधि आप बता चुके हो, अब वो बेटियां वही रोटी बनाने का प्रैक्टिकल कर रही हैं। जितना आपके बताने से वो नहीं समझी थी उतना वो प्रैक्टिकल करके सीख जाएंगी। सीखने की विधि में प्रैक्टिकल विधि, परीक्षण विधि बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, याद रखना, ओके। और पांचवी विधि आती है सामूहिक विधियों द्वारा सीखना। सामूहिक विधियों द्वारा सीखना मतलब क्या है? सामूहिक विधि में ये सारी विधि भी आती हैं, इनके द्वारा सीखना। और दूसरा ये भी है, सामूहिक विधि का मतलब होता है एक ग्रुप में सीखना, ठीक है, एक ग्रुप में सीखना। कुछ बच्चे ग्रुप में ज़्यादा सीख जाते हैं, ग्रुप में बहुत जल्दी सीखते हैं। अकेले स्टडी करने में, अकेले पढ़ाई करने में बच्चों का मन नहीं लगता, तो घर के लोग करते हैं कि अपने बच्चे को बिठा लेंगे और दो चार बच्चे जो उसके आसपास के जो फ्रेंड्स वगैरह होंगे ना आसपास की, उन्हें बुला लेंगे, बेटा आ जाओ तुम भी बैठ जाओ, तुम भी बैठ जाओ। तो बच्चे जब ग्रुप में पढ़ते हैं ना, ग्रुप में सीखते हैं ना कोई चीज़, तो उन्हें जल्दी समझ आती है, ठीक है। तो इसे कहते हैं सामूहिक विधियों द्वारा सीखना, ओके, या इन सामूहिक विधियों द्वारा सीखना, ठीक है। तो आज का जो आपका टॉपिक था ना वो था अधिगम का अर्थ।
अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक और अधिगम की प्रभावशाली विधियाँ। इनमें से आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए यहाँ रखा गया है। आप लोग इसे अच्छी तरह देखना, अच्छी तरह पढ़ना और क्या इनका अनुकरण भी करना, ठीक है। और कोई चीज़ समझ ना आए तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, ओके। चलिए इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। खुश रहिए, मस्त रहिए और अपना ध्यान रखिए। और हाँ, राम राम और राधे राधे बोलते रहिएगा, क्योंकि यही हमारी सभ्यता और संस्कृति है। जहाँ हम अपने देश में रह रहे हैं ना, भारत देश में, तो इसकी सभ्यता और संस्कृति एक ठप्पा हम लोगों के पास होना चाहिए कि यह हमारा है, ठीक है। चलिए, ओके, बाय, राधे राधे, राम राम, खुश रहिए, बाय।